हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दो तरीके की वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए थर्ड ईयर में जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स फिफ्थ है आपका, तो उसका जो है 2020 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो जितने भी पॉसिबल हो सकें तो क्वेश्चन पेपर कुछ अवेलेबल करवा दीजिए, क्योंकि हमें कुछ आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जो है पेपर्स आएंगे। और दूसरा, ये वीडियो आपके जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा, टीजीटी पीजीटी होगा, उससे रिलेटेड भी है। तो मैं इसको दो तरीके की प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो उसकी मैं हर एक सब्जेक्ट की एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। हिस्ट्री की अलग बना रहा हूँ, हिंदी की अलग बना रहा हूँ, सोशियोलॉजी की अलग बना रहा हूँ, कॉमर्स की अलग बना रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की अलग बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको आपके सिलेबस के अलावा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो टीजीटी और पीजीटी की आपकी प्लेलिस्ट होगी। देखिए, बीएड एंट्रेंस को मैं इम्पॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि वो हो ही जाता है, सीटें खाली पड़ी रहती हैं, बच्चे बल्कि आजकल कम होते हैं, तो इसलिए बीएड एंट्रेंस मैं लिख जरूर देता हूँ, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट टीजीटी और पीजीटी में आपका सिलेक्शन किस तरह से हो जाता है, आपकी जॉब लगना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो है 5-5 हज़ार MCQs मिलेंगे, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ उन्हें धीरे धीरे। ठीक है, आगामी 2-3 महीने में मैं तकरीबन हर एक प्लेलिस्ट में 5-5 हज़ार MCQs आपको दे दूंगा। और अभी भी मैं 65,000 से ज़्यादा MCQs दे चुका हूँ पिछले 8 महीने में। ठीक है व्यूअर्स, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में बताते रहिएगा, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है व्यूअर्स, चैनल नेम याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। चलिए डिस्कस करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2020 का क्वेश्चन पेपर, है ना, वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। तो आर्थिक विकास एक, तो देखिए, आर्थिक विकास जो होता है वो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। सेकेंड है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो यह कथन किसने दिया है? यह दिया है मायर एंड बाल्डविन ने। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? जनसंख्या में वृद्धि। व्यूअर्स, स्पीड स्लो रख रहा हूं और इस तरीके से बता रहा हूं आपको स्लो में, ताकि आप जो है बिल्कुल मेरे साथ साथ अपने 100 क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। ठीक है ना, बहुत स्लो स्पीड रख रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, तो इसलिए मैं स्पीड स्लो रख रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की जा सकती है? तो ऑप्शन ए सही है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्थिक विकास की व्याख्या की गई है? तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और व्यवसाय संरचना में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये अर्ध विकसित देशों में पाए जाते हैं, या दूसरा वर्ड है आपका विकासशील देशों में, है ना, बात एक ही है। चलिए, अब आपको दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। पहला कि उच्च पूंजी अनुपात कुशल पूंजी उपयोग को प्रदर्शित करता है, और दूसरा है कि यह अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता को दर्शाता है। तो इसमें केवल आपका कथन नंबर सेकंड जो है वो सही है, ए गलत है आपका। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही उत्तर को पहचानिए। तो COR गहन क्षेत्र में कम होती है, और COR
पूंजी गहन क्षेत्र में अधिक होती है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो COR है वो श्रम गहन क्षेत्र में तो कम होती है और पूंजी गहन क्षेत्र में ज़्यादा होती है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति संतुलित वृद्धि के लिए सही है? सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मुख्यतः निर्भर करती है, देखिए, श्रम शक्ति में वृद्धि पर भी, राष्ट्रीय आय के बचत भाग द्वारा भी और तकनीकी प्रगति, है ना। तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील देशों में पाई जाती हैं? देखिए, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, अधिक लोगों का गरीबी में जीवन यापन और परंपरागत कृषि उत्पादन विधियां, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भारत ऐसा ही देश है, विकासशील देश। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम कहते हैं PQLI, ठीक है, के 3 सूचक हैं। तो PQLI के 3 सूचक हैं जो मुख्य सूचक, वो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। मानव विकास सूचकांक में दीर्घायु का तात्पर्य होता है, तो वो होता है स्वास्थ्य और पोषण का। अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण मुख्य बाधा है। इसका कारण है, देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं कि बाजार का छोटा होना या बाजार का छोटा आकार होना, आय का नीचा स्तर और निवेश प्रोत्साहन का अभाव। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। आर्थिक वृद्धि का मापन किया जा सकता है, ठीक है, GDP से, है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट से, GDP। आर्थिक रूप से अर्थ विकसित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूचक नहीं है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का नीचा स्तर। आर्थिक वृद्धि के निम्न निर्धारकों में से कौन सा निर्धारक गैर आर्थिक है? तो वो है अनुकूलन विधान। उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त आर्थिक विकास का संबंध है। तो तीनों बिल्कुल सही है कि इनपुट दक्षता होनी चाहिए और आय का समान वितरण होना चाहिए, आत्मनिर्भरता एवं आवश्यकताओं से स्वतंत्रता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया J.H. बोयके ने, J.H. बोयके, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के संबंध में रिकॉर्डो ने किस क्षेत्र को महत्व दिया है? देखिए रिकॉर्डो ने कृषि को महत्व दिया है, ठीक है। चलिए फिर से 2 आपको कथन दिए गए हैं। पहला है कि आर्थिक विकास प्रावेगिक साम्य से संबंधित है और दूसरा है कि विकास प्रक्रिया उत्पादन, नवीन तकनीक तथा संस्थागत सुधारों के समन्वय से है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो कथन है वो दोनों ही सही हैं, ठीक। चलिए नीचे फिर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि आपको दे रहा है, कथन है कि जब किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों एवं उद्योगों का एक साथ विकास किया जाता है तो उसे संतुलित विकास कहा जाता है, ठीक है। और ये कथन गलत वर्ड दिया, यहाँ पे होना चाहिए था कारण, ये रीज़न है, ठीक है। पहले असर्टेन कथन और दूसरा है रीज़न, तो ये दूसरा कथन गलत है। आर सही है रीज़न कि नियोजन के साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक समान अनुपात में विकास होता है। तो ऑप्शन ए सही है कि ए और आर दोनों सही है, मतलब जो कारण है और कथन है वो दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। मॉरिस द्वारा विकसित PQLI सूचकांक में कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? 23। लैंगिक असमानता सूचकांक में कोई एक शामिल नहीं है। खाद्य सुरक्षा, अल्प विकसित देशों में बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख समस्या है, इसे शामिल किया जाएगा। गैर आर्थिक बाधाओं में PQLI और HDI समान है परंतु दोनों सूचकांक में मुख्य अंतर है। तो ऑप्शन ए सही है कि HDI में आय का समावेश है और PQLI में आय का अपवर्जन है,
निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो वो है कोयला। प्रोफेसर हिगिंस का औद्योगिक द्वैतवाद सिद्धांत दो क्षेत्रों पर आधारित है, जिनमें एक तो औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र। संगठित एवं गैर संगठित मुद्रा बाजार किस वृद्धि मॉडल के हिस्से है? तो वो है वृद्धि द्वैतवाद। लुईस मॉडल के अनुसार कौन सा सही उत्तर है? तो ऑप्शन ए सही है कि प्रचलित मजदूरी दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। निम्नलिखित में से कौन लुईस मॉडल में पूंजी निर्माण का मुख्य कारक है? तो वो है श्रम की सीमांत उत्पादकता। ठीक है, ये लुईस मॉडल की पूंजी निर्माण का मुख्य कारक है, श्रम की सीमांत उत्पादकता। निम्नलिखित में से किस अविभाज्यता पर रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत आधारित नहीं है? तो वह श्रम की अविभाज्यता। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय का फलन किस मॉडल की प्रमुख मान्यता है? क्रांतिक न्यूनतम प्रयास। प्रत्येक अर्थव्यवस्था झटकों तथा प्रोत्साहनों के अधीन काम करती है, किसने कहा? वो कहा लिबिन्स्टीन ने। लिबिन्स्टीन ने अपने मॉडल में किस मानदंड का समर्थन किया है? कृषि निवेश का। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल माल्थस की परिकल्पना किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से बढ़ जाने पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है पर आधारित है? तो यह है निम्न संतुलन पॉश पर। नेल्सन मॉडल ने पाश के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों का समर्थन किया है? तो तीनों कारक हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है कि उत्पादन पर का अकुशल ढंग और प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या वृद्धि में ऊंचा सहसंबंध और कृषि योग्य अकृषि भूमि की दुर्बलता। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। असंतुलित वृद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हर्शमैन के द्वारा। असंतुलित वृद्धि सिद्धांत में असंतुलित वृद्धि का तात्पर्य है, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है ना, ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, असंतुलित वृद्धि सिद्धांत के अनुसार कुल अनुबंध प्रभाव किस प्रकार के उद्योग में सबसे अधिक होता है? तो वो लोहा तथा इस्पात उद्योग होता है ना, लोह तथा इस्पात उद्योग में। रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अव्यवस्थाओं को सही क्रम में रखिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि पहले आता है परंपरागत समाज, फिर आता है आत्मस्फूर्ति की पूर्व दशाएं, फिर आता है आत्मस्फूर्ति, फिर आता है आपका परिपक्वता की ओर संचालन और फिर आता है आपका उच्च जन उपयोग। ठीक है, रोस्टोव की किस वृद्धि अवस्था में केवल कृषि उत्पादन शामिल है? परंपरागत समाज में। रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि अवस्थाओं के संदर्भ में विकास का क्या कारण है? तो तीनों ही कारण हैं कि लोगों की अनुकूल प्रवृत्तियां, अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों के स्वरूप में बदलाव और विनियोग में तेज वृद्धि, है ना। तो तीनों रीजन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक असंतुलित वृद्धि मॉडल का प्रमुख अवगुण है? तो वो है मुद्रास्फीति का भय। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति बनाता है? वो बनाता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि दर हेरोल्ड डोमर मॉडल में शामिल नहीं है? तो वो है चिर स्थायी वृद्धि दर। अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण एक प्रमुख अवरोध है, इसका कारण हो सकता है। तो तीनों ही कारण हो सकते हैं कि बाजार का छोटा आकार और निवेश प्रोत्साहन का अभाव, आय का नीचा स्तर और प्रदर्शन प्रभाव। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, है ना, तीनों रीजन है इसके। एक बड़ी तथा उच्च मात्रा में
निवेश अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है, ये किसने कहा था? ये कहा था रोजेस्टिन रोडॉन ने। निम्नलिखित में किस मॉडल में वृद्धि दर की 3 विशिष्ट अवधारणाएं प्रयोग की गई हैं? हेरोल्ड मॉडल में। निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक रूप से अर्ध विकसित देश का सूचक नहीं है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का नीचा स्तर। एक अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर प्रमुखतः किस पर निर्भर करती है? तीनों रीजन सही हैं कि श्रम शक्ति में वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय का बचत एवं निवेश में अंश और तकनीकी सुधार में वृद्धि। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वप्रथम उच्च जन उपभोग अवस्था में पहुंचा? तो वो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना? ठीक है, तो वो है महालनोबिस मॉडल। ठीक है, भारत के वर्तमान आर्थिक विकास की किस अवस्था के द्वारा सबसे उपयुक्त व्याख्या की गई है? तो वो है उच्च जन उपभोग का युग। विकास की प्रबल प्रयास रणनीति के अंतर्गत बड़ा निवेश किस क्षेत्र की तरफ होता है? उद्योग की तरफ। विकास नियोजन में पूंजी उत्पाद अनुपात के उपयोग के लिए कौन सी वृद्धि या कौन सा वृद्धि मॉडल प्रेरित है? तो वो है हेरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, चलिए, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की रणनीति को अधिमान दिया गया था, क्योंकि ऑप्शन सी कि तीव्र औद्योगिकरण के लिए मजबूत आधार प्रदान करना। विकासशील देशों के लिए जिस अर्थशास्त्री ने रोलिंग प्लान की वकालत करी उसको पहचानिए। तो रोलिंग प्लान संबंधित है गुन्नार मिडरल से। ठीक है, हेरोल्ड के वृद्धि मॉडल में वास्तविक वृद्धि दर का निर्धारण होता है, तो वो होता है पूंजी उत्पाद अनुपात तथा बचत अनुपात। विकास की श्रम अतिरेक परिकल्पना मूलतः दी गई थी, तो वो दी गई थी लुईस द्वारा। किस प्रकार की वृद्धि दर को हेरोल्ड द्वारा स्वतः धारवीय विकास दर कहा गया है? तो वो है अभिष्ट वृद्धि दर। हेरोल्ड मॉडल के अनुसार यदि विकास दर अभिष्ट वृद्धि दर से अधिक है तब इसकी निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपयुक्त व्याख्या की गई है? तो वो है दीर्घकालीन स्फीति की। यदि G = GW = GN तब अर्थव्यवस्था स्थिर समृद्धि दर से विकसित करती है। इस अवस्था को हेरोल्ड ने नाम दिया है, तो वह छुरीधार संतुलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुरीधार संतुलन। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, पहली हेरोल्ड डोमर मॉडल पर और दूसरी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, भारत में गरीबी आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? NSSO के द्वारा। गरीबी का अनुमान लगाने के लिए भारतीय योजना आयोग ने वर्ष 2005 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सुरेश तेंदुलकर। निम्नलिखित गरीबी निवारण कार्यक्रमों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर पे तो वही है आपका PMRY जो दिया हुआ है, फिर उसके बाद है आपका SJSRY, फिर थर्ड नंबर पे है आपका SGSY और सेकंड नंबर पे है आपका मनरेगा। ठीक है, चलिए, मनरेगा कार्यक्रम प्रथम चरण में कितने जिलों में लागू किया गया? 200 में। भारत में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों का वर्गीकरण आधारित है, तो ऑप्शन भी सही है कि वे व्यक्ति जो न्यूनतम खाद्यान्न व्यय निर्धारण करते हैं। ठीक है, और इसमें डी ऑप्शन भी सही है कि जो कृषि श्रमिक के रूप में है। ठीक है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष लागू की गई थी?
2001 में। भारत के किस राज्य ने प्रथम बार 1995 में राज्य मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करी थी? मध्य प्रदेश ने। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस से। किस योजना काल में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो वो थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। किस योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के लिए लागू की गई थी। इस योजना के अध्यक्ष उद्देश्य थे, देखिए तीनों उद्देश्य थे कि शहरी गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और आजीविका अवसरों में वृद्धि करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 76वां, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है कि जो 7वीं योजना थी उसमें था आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, और जो 8वीं योजना थी उसमें था उद्योगों का आधुनिकीकरण, जो 9वीं योजना थी उसमें था सामाजिक न्याय व समानता के साथ वृद्धि, और जो 10वीं योजना है उसमें आपका था कि 8% जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक है, अल्पविकसित देशों में अधिकतम गरीबी का कारण है, तो वो होती है आय असमानता। DWCRA का पूरा नाम है, तो वो है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। भारत सरकार सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किस योजना में वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है? जीवन साथी योजना। भारत की मजदूरी नीति किस पर आधारित है? तो वो है रहन सहन लागत। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। तो ऑप्शन ए सही है, 3 ही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वृद्धि उन्मुख विकास और विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता अनुमान से संबंधित नहीं है? तो जो उर्जित पटेल समिति है वो निर्धनता अनुमान से संबंधित नहीं है। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, क्योंकि तीनों रीजन सही है कि उससे वास्तविक आय में भी वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होती है और बाजार का भी विस्तार होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। अब देखिए कथन क्या है, 2 हैं कि तेंदुलकर समिति ने 2009 में निर्धनता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और सेकंड है कि रिपोर्ट के अनुसार निर्धनता का निर्धारण निजी घरेलू उपभोक्ता व्यय पर होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में आय की असमानता का मुख्य कारण नहीं है? तो वो है उपजाऊ भूमि की कमी। गरीबों को निर्मित मुफ्त आवास देने की योजना थी, इंदिरा विकास योजना। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार निर्धनता की माप है $1 प्रतिदिन। ठीक है, विकासशील देशों के बीच संसाधन, तकनीक एवं ज्ञान के हस्तांतरण के लिए जो शब्दावली प्रयोग की जाती है उसे जाना जाता है, तो वो होती है दक्षिण दक्षिण सहयोग। विश्व मानचित्र के दक्षिण में स्थित विकासशील देशों के 19 राष्ट्रों के समूह को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, G15। ठीक है, G15। दक्षिण दक्षिण सहयोग संवाद का सूत्रपात सन 1968 में अंकटाड के द्वितीय सम्मेलन में हुआ था, और ये सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। 3 देशों के एक
समूह G3 का गठन व्यापार संवर्धन के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य से 2003 में किया गया था, जिसे जाना जाता है, तो वो है IBSA द्वारा। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किस संगठन को प्रतिस्थापित किया गया है? गैट। पहले गैट था, अब गैट नहीं है, अब है विश्व व्यापार संगठन, है ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए इस समय 164 हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व व्यापार संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो वो है जनसंख्या वृद्धि में कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों ने वैश्विक मौद्रिक सहयोग तथा वित्तीय स्थिरता के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम है, थोड़ा सा व्यूवर्स इस क्वेश्चन में मेरे को कंफ्यूजन है ना, तो मैं इसको आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2019 में भारत का जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, सॉरी मैं क्वेश्चन 96 बोलना था, 97 बोल गया, कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है, यानी IMF की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? तो वो है SDR, स्टैंडर्ड ड्राइंग्स राइट्स। ठीक है। चलिए, तो वो है SDR, ध्यान रखेंगे। 2019 में भारत का IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कितना अभ्यंश है? तो वो है 13,114 मिलियन SDR। ठीक है, 13,114 मिलियन SDR। जिस स्तर पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं से होता है, तो उसे कहा जाता है, व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड। विकासशील देशों में सामान्यतः व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रीजन सही हैं कि प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात भी होता है और मूल्य वर्धित वस्तुओं का आयात भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आयात तथा निर्यात के संबंध में भारत सरकार की नीति को कहते हैं, तो वो होती है व्यापार नीति। ठीक है व्यूअर्स, ये आपका दोनों तरीके से क्वेश्चंस काम करेंगे। मेरे पास प्रीवियस ईयर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं CSS यूनिवर्सिटी मेरठ के, और TGT PGT के भी पेपर मैंने कलेक्ट कर लिए हैं आपके, है ना। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं लगभग मैंने सारे ही कलेक्ट किए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर मेरे पास जो कॉमर्स के हैं वो मेरे पास इंग्लिश मीडियम में भी कलेक्ट मैं कर चुका हूँ 3-4 सालों के, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है, तो ये TGT PGT और BEd एंट्रेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और आपका CSS यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होता है, तो मैं इससे रिलेटेड भी MCQs भी आपको दूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।